मेंटेन रखना, सेल एंड टिश्यू दोनों खत्म करेंगे, ठीक है। और दोनों खत्म नहीं होगा लग रहा था, ये तो खत्म होके करेगा। चलो सेल से शुरू कर देते हैं पहले। सेल या फिर इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका, ठीक है, सेल। तो सेल का कहानी यह है कि एक बार एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है, उन्होंने पेड़ के छाल को निकाला, और पेड़ के छाल को निकाल करके उन्होंने उस समय जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था, उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने उसको देखा। तो जब उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो उनको उस पेड़ के छाल में कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए, इस तरह के छोटे छोटे ढेर सारे उनको कंपार्टमेंट दिखाई दिए। अब इन कंपार्टमेंट के अंदर में उन्होंने देखने का प्रयास किया तो इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या दिखाई दिया? केवल अंधेरा, छोटा छोटा कमरा दिखाई दिया। तो उन्होंने इन कमरों का नाम रख दिया सेलुला। क्या रख दिया? सेलुला। और ये जो सेलुला वर्ड है, इस सेलुला वर्ड का मतलब होता है, क्या होता है? लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम, अंधेरा कमरा, ठीक है। तो उन्होंने पेड़ के छाल को देखा तो उसमें उन्होंने मधुमक्खियों के छोटे छोटे छत्ते जैसा उनको वो दिखाई दिया, जिसको उन्होंने सेलुला कहा। और सेलुला वर्ड का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा, लिटिल रूम। और यही सेलुला धीरे धीरे मॉडिफाई होते होते किस में बदल गया? सेल में बदल गया, ठीक है। तो अगर आपसे हम पूछें कि बताओ सेल क्या है, तो जैसे मकान बनाने के लिए जो ईंट का काम होता है, वैसे ही किसी का शरीर बनाने के लिए सेल का काम होता है। बिना सेल का किसी का भी बॉडी बनेगा नहीं। इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, क्योंकि शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। अब इस कोशिका का यदि हम लोग पूछे आपसे कि जनक कौन है, तो आप जनक में किसका नाम याद रखिएगा? रॉबर्ट हुक का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने कोशिका की खोज की थी और सर्वप्रथम पेड़ के छाल से कोशिका को खोजा था। पेड़ के छाल से कोशिका को खोजा था, जिसको कहा जाता था कॉर्क सेल। पेड़ के छाल से सर्वप्रथम कोशिका की खोज हुई थी। कोशिका की खोज हुई थी पेड़ के छाल से, समझ में आया? तो जब पेड़ के छाल से जो कोशिका की खोज हुई थी, तो सबसे पहले मृत कोशिका मिला था, डेड सेल मिला था, लिविंग सेल नहीं मिला था। और लिविंग सेल बहुत बाद में मिला। तो अगर आपसे हम पूछें कि जीवित कोशिका, लिविंग सेल का खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो उनका नाम याद रखेंगे ल्यूवेन हॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, और जो जीवित कोशिका उन्होंने खोला था उसका नाम था नीलहरित शैवाल। क्या नाम था? नीलहरित शैवाल, या इसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया। तो नीलहरित शैवाल के रूप में सबसे पहले जीवित कोशिका के खोजकर्ता लीवेनहॉक साहब थे। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब जब माइक्रोस्कोप के बारे में हमने आपको लिखाया था ना पहले, कि जब कोशिका की खोज हो रही थी तो सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप था उसे कहा जाता था सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। इस सिंपल माइक्रोस्कोप को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉनसन। क्या नाम था? जॉनसन एंड जॉनसन। इन दो वैज्ञानिकों ने साधारण सरल माइक्रोस्कोप बनाया था, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। दूसरा जो माइक्रोस्कोप बना वह था कंपाउंड, ठीक है। दूसरा माइक्रोस्कोप था कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी। इसको बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? रॉबर्ट हुक, ठीक है। और तीसरा जो माइक्रोस्कोप बना था उसको कहते हैं विद्युत सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसे किसने बनाया था? नॉल एंड रस्का। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया।
तो अभी के समय में हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी अनुसंधान का कार्य किया जाता है, किस माइक्रोस्कोप से किया जाता है बताइए? अभी जो भी रिसर्च होता है सब किससे होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कितना बड़ा करके दिखा सकता है? 1,00,000 गुना। ठीक है, कोई भी वस्तु जो है उसके वास्तविक आकार से या उसको 1,00,000 गुना अधिक मैग्नीफाई कर करके दिखा सकता है। तो कोई भी रिसर्च अभी विद्युत सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन? रॉबर्ट हुक। किससे खोज किया गया उसका? कॉर्क सेल से। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने कौन सी कोशिका खोजी? साइनो बैक्टीरिया। सरल सूक्ष्मदर्शी किसने खोजा? जॉनसन एंड जॉनसन। विद्युत सूक्ष्मदर्शी किसने खोजा? नॉल और रस्का, जिसका मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कितना? 1,00,000 गुना। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब 2 मिनट 1 मिनट मत करो, तुरंत लिखो, तो घूमते रहता है तुम लोग, पता नहीं कौन है दुनिया में। जल्दी लिखो, और नहीं लिख पाते तो फोटो खींच कर रखिए, घरे लिखिएगा बैठ करके। तो लिखिएगा, रह कैसे जाएगा? बैल है आप तब रह जाएगा। मोबाइल में पैसा रहता तो एटीएम से नहीं निकलता है? निकलता है, मोबाइल में रह जाता है। तो लिख करके इन लोग का इंतजार करिए कि लोग लिखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ लिखना है तो खत्म करिए, साथ में लिखा था, स्पीड बढ़ाइए। दिमागे में ठंडा मार दिया है आप लोगों के। चलिए हो गया। सरल सूक्ष्मदर्शी किसने? जॉनसन जॉनसन। कंपाउंड किसने? रॉबर्ट हुक। और विद्युत सूक्ष्मदर्शी किसने? नॉल और रस्का। कितना मैग्नीफाइंग कैपेसिटी है इसका? 1,00,000 गुना। ये किसी भी वस्तु को जूम कर सकता है। नाम है माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए तो आगे लिखिएगा। कोशिका सिद्धांत, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कोशिका सिद्धांत। ब्रैकेट में लिखिएगा 1838 1839 का प्रतिपादन स्लाइडेन तथा स्वान, स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत में पहला बात जो इन लोगों ने बताया था वो बोला था प्रत्येक कोशिका पुरानी कोशिका से निकलती है। दूसरा पॉइंट, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। तीसरा पॉइंट, एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दिया था? 2 वैज्ञानिकों ने, एक का नाम था स्लाइडेन, दूसरे का नाम स्वान, 1838 और 1839 में। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है, आपको पहले से याद होगा। हाँ, अगर कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात करा जाए तो वायरस इकलौता सेल है जिस पर ये तीनों नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत के अंतर 3 बात कहा गया। क्या कहा गया? पहला, प्रत्येक कोशिका का जन्म पुरानी कोशिका से होता है। मतलब स्लाइडेन स्वान का मानना था कि पहले से धरती पर कोशिका थी और उसी कोशिका से नई कोशिका का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है। दूसरा बात क्या कहा? कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, इसी से किसी का शरीर बनता है। और तीसरा बात क्या कहा? एक कोशिकीय जीव, यानी जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है पहले धरती पर वही आए थे और उन्हीं जीवों से बहुकोशिकीय जीव धीरे धीरे बने हैं। ठीक है, ये बातें किसने कही? स्लाइडेन और स्वान ने कहा। अब कोशिका जो है सेल,
उस कोशिका के कुछ भाग होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, कोशिकांग। तो एक छोटा सा हेडिंग बना लेंगे आप, कोशिकांग। कोशिकांग जिसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। अब कोशिका का क्लासिफिकेशन अगर आप करें सेल का, तो इसका पहला भाग क्या होता है, उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका का पहला भाग क्या होगा, कोशिका झिल्ली, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसका दूसरा भाग होता है कोशिका द्रव्य, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और तीसरा भाग होता है केंद्रक, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य के कई सारे भाग हैं, जिसमें पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका दूसरा भाग होता है अंतःप्रद्रवी जालिका, तीसरा भाग राइबोसोम, चौथा भाग लाइसोसोम, पांचवा भाग लवक, छठा भाग गोल्जी काय। क्या बोले, द्रव्य है, द्रव्य ना, कोशिका द्रव्य में आता है, सब रहता है उसी में। केंद्रक में लिखिएगा, पहला भाग इसका है केंद्रक झिल्ली, दूसरा भाग है केंद्रक द्रव्य, और तीसरा इसका भाग है केंद्रिका। इंग्लिश वाले को जहां दिक्कत होगा बोलिएगा। अंतःप्रद्रवी जालिका, उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लाइजोजोम को नीचे है लवक, प्लास्टिड, हाँ प्लास्टिड, और नीचे है गोल्जी काय, माने गोल्जी बॉडी। केंद्रिका का न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो सेल के कितने भाग, 3 भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी सेल में ये तीनों होने चाहिए, इन तीनों में से अगर एक भी अनुपस्थित होगा तो सेल नहीं हो, भले ही इनमें से कोई एक अनुपस्थित हो चलेगा। जैसे एटम के अंदर में 3 चीज होना अनिवार्य है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके अलावा अगर कोई नहीं है तो चलेगा। वैसे ही सेल में फंडामेंटल कंपोनेंट उनके ये 3 हैं, ये तीनों सेल में होने चाहिए। समझ में आ रहा है। अब इन सब के बारे में एक एक करके देखना है हम लोगों को। पहला क्या है, कोशिका झिल्ली, फिर क्या है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में ये सभी एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिर क्या है केंद्रक, केंद्रक माने न्यूक्लियस। क्लियर है। अब जैसे मान लो कोशिका का यह बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर आइएगा तो क्या मिलेगा आपको, कोशिका द्रव्य, और बीच में क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो कोशिका द्रव्य है, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर में ये सब पाया जाता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर में यह न्यूक्लियर झिल्ली हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर आओगे तो जैसा यहाँ पर केंद्रक द्रव्य मिल जाएगा और बीच में मिल जाएगा केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, और इस केंद्रिका के अंदर में डीएनए आरएनए पाया जाता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस है ये अपने आप में एक पूरा छोटा कोशिका है। जैसे कोशिका का 3 भाग, वैसे न्यूक्लियस का भी 3 भाग है। चलिए पहला आप लिखेंगे कोशिका भित्ति, पहला लिखिएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में कहते हैं सेल वाल। कोशिका भित्ति, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल वाल। यदि हम आपसे पूछें कि सेल वाल जो है कोशिका भित्ति, इस कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे हुआ है, तो याद रखोगे ये बनता है किस चीज से, बहुशर्करा से।
बहु शर्करा, अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड शुगर से इसका निर्माण होता है, और चूंकि यह पॉलीसेकेराइड शुगर से बनता है इसीलिए यह मृत होता है, डेड होता है। समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? 3, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। एकल शर्करा, द्विशर्करा और बहुशर्करा। एकल शर्करा किसे कहोगे? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिस पर कार्बन पर एटम की संख्या 6 हो। कितना हो? 6। जैसे अगर हमने लिखा क्या, C6H12O6, ये किसका रासायनिक सूत्र है? ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का है ना। तो ग्लूकोज पर कितना कार्बन एटम कितना है? 6। तो इसको क्या कहोगे? एकल शर्करा, मोनोसेकेराइड। समझ में आ रहा है? वैसा शर्करा जिसमें 2 मोनोसेकेराइड जुड़ जाएगा। तो जैसे अगर हमने लिखा C12H22O11, यह किसका होता है? चीनी का, सुक्रोज। तो 2 मोनोसेकेराइड जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो जिसमें 12 कार्बन एटम होगा वो क्या हो जाएगा? द्विशर्करा, डाइसेकेराइड। और एक लार्ज चेन ऑफ मोनोसेकेराइड से जो बना होगा, इसमें ढेर सारा मोनोसेकेराइड शुगर जुड़ जाएगा, वो क्या है? बहुशर्करा, पॉलीसेकेराइड है। ओके, तो बहुशर्करा से बना हुआ रहता है क्या? कोशिका भित्ति। इसलिए यह कैसा होता है? मृत होता है, डेड होता है। ठीक है, इसमें जीवन नहीं होता। ये कोशिका भित्ति केवल धरती पर 3 जीवों में पाया जाता है। पहला पाया जाता है किसमें? पादप में, पौधों में। और पौधों में इसका निर्माण किस पदार्थ से होता है? सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। दूसरा यह पाया जाता है कवक में, और कवक में यह बना होता है काइटिन का। किसका? काइटिन का। और तीसरा यह पाया जाता है बैक्टीरिया माने जीवाणु में, और उसमें यह बना रहता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। तो धरती पर केवल 3 ही जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप मतलब सेलुलोज का, कवक माने काइटिन का, बैक्टीरिया मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन का। क्यों होता है? क्योंकि ये सारे के सारे जीव कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल का मतलब ये गति तो करेंगे नहीं। अब पौधा है तो एक ही जगह स्थिर है ना, तो उसको कोई दूसरा जानवर आकर के नष्ट कर सकता है, तो उसके ऊपर एक मृत आवरण बना दिया गया, एक छाल उसके ऊपर बना दिया गया सेलुलोज का, कि कोई उसको नष्ट भी करे तो उसको चोट तकलीफ नहीं हो। समझ में आया? तो कोशिका भित्ति मतलब क्या? यह मान लो कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका द्रव्य है, यह केंद्रक है। लेकिन अगर ये 3 जीवों के बारे में बात करेंगे तो इनमें कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और आवरण है, और यह आवरण किसका है? कोशिका भित्ति का। समझ में आया? तो कोशिका भित्ति बहुत मजबूत होता है, मृत होता है, बहुशर्करा का बना होता है, और यह कोशिका को बाहरी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। कोशिका झिल्ली के बाद जो आप दूसरा लिखेंगे वह है, कोशिका भित्ति के बाद लिखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर पूछे आपसे यह किस पदार्थ का बना रहता है, तो आप कहेंगे लिपिड प्लस प्रोटीन। कल क्वेश्चन ये टेस्ट में था ना, कोशिका झिल्ली किसका बना है? लिपिड प्लस प्रोटीन का। और लिपिड और प्रोटीन जहां पर दोनों हो उस कॉम्पोजिशन को कहा जाता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन। तो यदि लिपिड और प्रोटीन नहीं लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? लाइपोप्रोटीन लिखा हुआ रहेगा। एक बार एग्जाम में बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ दिया, उस समय हम थ्योरी लिखाए थे जो क्लास में, उसमें मैंने लिखाया था कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, लाइपोप्रोटीन हम नहीं लिखाए थे। क्वेश्चन में जो आंसर ऑप्शन दिया था वो दिया था, पहला ऑप्शन लिपिड, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन लाइपोप्रोटीन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। कोई लिपिड टिक मारा, कोई प्रोटीन टिक मारा, लाइपोप्रोटीन टिक नहीं मारा, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों रहेगा तो दोनों का कॉम्पोजिशन क्या कहलाएगा? लाइपोप्रोटीन। ठीक है, हाँ, ये दोनों का ग्रुप लाइपोप्रोटीन कहलाता है। कोशिका झिल्ली का जो मॉडल होता है, मॉडल, उस मॉडल का नाम है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल। अगर हम आपसे पूछे इसका खोज किसने किया था, तो नाम याद रखोगे सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। इसका नेचर माने प्रकृति माने नेचर कैसा होता है, तो याद रखोगे यह जो होता है वो अर्ध पारगम्य या चयनात्मक
पारगम्य होता है। ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे इसको सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल। सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल। हो गया। जैसे देखो कोशिका का यही ना बाहरी भाग सेल मेम्ब्रेन है, तो ये किसका बना हुआ है? लिपिड का और प्रोटीन का। इसमें दो झिल्ली आपस में ऐसा दो मेम्ब्रेन रहता है, चिपका हुआ रहता है, और इन दोनों के बीच में भरा रहता है क्या? लिपिड और प्रोटीन। इन दोनों के बीच में भरा हुआ है लिपिड प्लस प्रोटीन, माने लाइपोप्रोटीन। तो सैंडविच जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब सैंडविच जो होता है उस सैंडविच में क्या होता है? दो गो ब्रेड रहता है, बीच में मायोनीज वगैरह कौन सी भरा रहता है, तो वही ना सैंडविच बन जाता है। तो यहाँ पर दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा हुआ है? लिपिड और प्रोटीन भरा हुआ है। तो मॉडल इसका सैंडविच मॉडल है, याद रखिएगा। कौन से मॉडल का दिखता है? सैंडविच मॉडल का। और कोशिका झिल्ली का यह सैंडविच मॉडल किन दो वैज्ञानिकों ने बताया था? सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था। इसकी प्रकृति कैसी? अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य। मतलब क्या? जब आपके कोशिका के भीतर में ऑक्सीजन जाता है तो उस ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? ब्लड जाता है ना कोशिका के अंदर, ब्लड ऑक्सीजन लेके। और जब अंदर से बाहर निकलेगा ब्लड तो क्या निकल के लेके निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपका माइक्रोबिलाई ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया था, पाचन तंत्र याद होगा पढ़ाए थे, तो उसमें क्या बताए थे? ग्लूकोज भी ब्लड के द्वारा कहां जाता है? सेल के अंदर। तो उसको अंदर जाने के लिए या फिर जो अवशिष्ट पदार्थ है उन्हें कोशिका से बाहर निकालने के लिए किसके परमिशन की जरूरत है? कोशिका झिल्ली का है। अगर कोशिका झिल्ली परमिशन ही नहीं जाने देंगे अंदर तो ऑक्सीजन चला जाएगा सेल के भीतर। तो यह चुने हुए पदार्थों को सेल के भीतर आने देता है और अवशिष्ट पदार्थों को सेल से बाहर जाने देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य। अब ऐसा नहीं होगा कि आप नहा रहे हो तो एक आध लोटा पानी सेल के अंदर घुस गया, नहीं होता है कि हो जाता है। तो पानी इसके लिए चुना हुआ पदार्थ नहीं है। जो चुना हुआ पदार्थ इसका ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ग्लूकोज है। तो जो चुना हुआ पदार्थ इसके सेल के भीतर जा सकता है, इसीलिए अर्ध पारगम्य यानी जो सिलेक्टेड चीज है उसको सेल में जाने देता है या चयनात्मक पारगम्य होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए दूसरा, दो हो गया, तीसरा लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, यह दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त माने डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, छड़नुमा माने रॉड शेप होता है। अगर आपसे पूछें इसका खोज किसने किया, नाम याद रखना अल्टमैन। इसका अगर पूछे कार्य क्या है, तो पहला काम कोशिकीय श्वसन का केंद्र है यह, मतलब सेल यहीं से श्वसन करता है। दूसरा इसका काम क्या है? क्रेब चक्र का केंद्र है। तीसरा काम क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है, कोशिका का ऊर्जा घर। चलिए हो गया। पहला पॉइंट क्या लिखा है? कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त। जैसे ये हो गया सेल, सेल में हो गया ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसी साइटोप्लाज्म के भीतर में आप देखेंगे तो पाएंगे इस तरीके का एक छड़नुमा आकृति रहता है, रॉड शेप। और ये रॉड शेप आकृति जो होती है इसको बाहर से दो झिल्लियां घेरे हुए हैं, ठीक है। तो यह कैसा होता है? छड़नुमा, रॉड शेप और दोहरी झिल्ली, यानी बाहर से इसमें दो मेम्ब्रेन, दो झिल्लियां इसको इस बाहर से घेरे रखती हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? इसका खोज किस वैज्ञानिक ने करा था? अल्टमैन ने किया था। कोशिकीय श्वसन का केंद्र,
आपको दो चीज याद होगा, कोशिकीय शोषण का दो प्रकार मैंने पढ़ाया था, एक ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब साइकिल। याद है? ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी बन रहा था? 2 मोल। क्रेब चक्र में कितना बन रहा था? 36 मोल। तो 36 मोल एटीपी बनाना कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो क्रेब चक्र कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रहा था? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। और क्रेब चक्र कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और चूंकि क्रेब चक्र के द्वारा यह 36 मोल बनाता है एटीपी को, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट, फोर्थ लिखिएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका इसे कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें लिखिएगा ये दो प्रकार का होता है। एक लिखिएगा चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका, शॉर्ट में इसको SER कहा जाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंग्रेजी में कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें डैश दे करके लिखिएगा राइबोसोम एब्सेंट। इसका कार्य लिखिएगा लिपिड संश्लेषण। इसका दूसरा प्रकार होता है खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका। अंग्रेजी में कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें लिखिएगा राइबोसोम प्रेजेंट। इसका कार्य लिखिएगा प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण। हो गया? अब देखिए काम कैसे करेगा। ये हो गया हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन, यह हो गया साइटोप्लाज्म, यहां हो गया न्यूक्लियस। तो जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, इसी के अंदर ऐसा जैसा माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है ठीक वैसा ही यह भी दिखता है। इसके भी बाहर में क्या गो झिल्ली होता है? 2 झिल्ली। अब इसी के अंदर में ढेर सारा, साइटोप्लाज्म के अंदर में ही इस तरीके का ढेर सारा राउंड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। अब कुछ जो ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम जाके क्या काम करते हैं? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हम लोगों का, तो राइबोसोम गया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक किनारे पर जाकर के चिपक गया। समझ में आया? तो जिधर राइबोसोम जाकर के चिपक गया है वो किनारा आपको स्मूथ दिख रहा है कि रफ दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? रफ दिख रहा है, खुरदरा। और जिधर नहीं चिपका है यह आपको कैसा दिख रहा है? स्मूथ दिख रहा है, चिकना दिख रहा है। तो कौन जाकर के रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया? राइबोसोम। और राइबोसोम को आपको याद होगा, इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं जी? प्रोटीन फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन निर्माण का यह काम करता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके कारण बना है? राइबोसोम के कारण। इसलिए ये क्या काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करेगा। लिपिड सिंथेसिस करने का काम बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-4 हजार बार एग्जाम में आया है। लिपिड सिंथेसिस करने का काम किसका है? चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों है? क्योंकि वहां पर राइबोसोम इस किनारे पर नहीं है। तो एक ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके एक किनारे पर राइबोसोम जाकर के चिपक गया। तो जिधर राइबोसोम चिपका वो रफ हो गया, खुरदरा हो गया, और जिधर राइबोसोम नहीं चिपका वो चिकना हो गया। तो खुरदरा का काम प्रोटीन सिंथेसिस क्योंकि राइबोसोम है, और चिकना का काम लिपिड सिंथेसिस क्योंकि राइबोसोम नहीं है। क्लियर? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो जाएगा? लिपिड सिंथेसिस। रफ का क्या काम हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट लिखिएगा लाइसोसोम।
इसके बाद जो नेक्स्ट है वो लिखिएगा क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम। इसका अगर आपसे पूछे आकार कैसा होता है तो लिखिएगा गोलाकार, राउंड शेप। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि इसका खोज किसने करा था तो डी डवे ने। इसके खोजकर्ता कौन, डी डवे। इसका कार्य जिसको कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, अंग्रेजी में कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है, हाइड्रोलाइटिक प्रोटीन, या दूसरा नाम है एसिड हाइड्रोलेज। हो गया। इसको देखिए काम कैसे करेगा, तो सेम वही बना ले फिर से। ये हो गया आपका सेल, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस। इसी के अंदर आइए तो साइटोप्लाज्म में आपको इस तरीके का राउंड शेप स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अब ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर है इसके बाहर में एक ही झिल्ली पाया जाता है, यानी यह सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, डबल इसमें मेम्ब्रेन नहीं रहता, सिंगल मेम्ब्रेन रहता है। और इसके भीतर में एक क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन पाया जाता है। ये जो है इसके भीतर में एक प्रोटीन है, एंजाइम है। ये जो एंजाइम है इसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, या इसी को एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं, इसके अंदर भरा हुआ है। अब कई बार जब कोशिका के ऊपर दबाव पड़ेगा, ठीक है, सेल के ऊपर सेलुलर प्रेशर पड़ेगा, तो ये जो लाइसोसोम है ये क्या हो जाता है, फट जाता है। तो लाइसोसोम जब जो फटेगा तो इसके अंदर का ये जो एसिड हाइड्रोलेज है यह सेल के अंदर बिखर जाएगा कि नहीं बिखर जाएगा। और जब बिखर जाएगा तो ये कैसा होता है, तो स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन, प्रबल प्रोटीन होता है। जब इसके अंदर का ये जो एसिड हाइड्रोलेज बाहर निकला तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ना सब है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, सब है। तो ये क्या काम करेगा, पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देगा, पूरी कोशिका को ही मार देगा। जब पूरी कोशिका मर जाएगी तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली। क्या कहेंगे, कोशिका की आत्मघाती थैली कहेंगे, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहेंगे। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, दोनों में से कुछ भी रह सकता है, एक ही है, दोनों नाम अलग अलग हैं, एसिड हाइड्रोलेज या फिर हाइड्रोलाइटिक प्रोटीन। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहेंगे, लाइसोसोम को। इसकी खोज किसने की थी, डी डवे ने। किसने की थी, डी डवे ने की थी। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, राइबोसोम। राइबोसोम अगर पूछे इसका खोज किसने किया था, पैलेडे। आकार कैसा होगा, गोल, गोलाकार। और याद रखना है कैसा होता है यह, झिल्ली रहित। झिल्ली रहित मतलब मेम्ब्रेन लेस, बाहर से कोई आवरण, कोई झिल्ली इसमें नहीं है। एकलौता कोशिका का सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, उसके बाहर में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। बाकी सभी के बाहर में मेम्ब्रेन मिलेगा, केवल किसके मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, तो इसमें राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। और इसका एक दूसरा नाम भी है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री से कहा जाता है, बस इतना ही। हाँ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना,
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही ना जाके चिपक गया था। तो प्रोटीन से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा आपका कि प्रोटीन कहां कहां बनता है, तो दोनों नाम याद रखोगे। क्या क्या? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, और दूसरा नाम राइबोसोम। अब प्रोटीन का पाचन करने वाला इंजाइम पूछेगा तो किसका नाम है? ट्रिप्सिन का। अग्नाशय जिसको सेक्रेट करता था, ट्रिप्सिन। अब प्रोटीन निर्माण करने वाला अंग पूछेगा तब क्या कहोगे? लीवर। क्या कहोगे? लीवर। ये सब लिखा चुके हैं हम आप लोगों को पहले, सब ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद लिखिएगा लवक, प्लास्टिड। लवक, इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिड। लवक, प्लास्टिड। यह लवक केवल किस में पाया जाता है? तो याद रखना, पादप में, प्लांट में। ठीक है, प्लास्टिड किसी जंतु में नहीं होता, केवल किस में होता है? पौधों में। केवल पौधों में ही होगा ये, ठीक है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। इसका अगर आपसे पूछे कि प्रकार कौन सा है, प्रकार कितने तरह के होते हैं, तो पहला इसका टाइप याद रखिएगा, उसको कहा जाता है हरित लवक। प्रकार में पहला प्रकार याद रखेंगे हरित लवक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ये पाया कहां पर जाता है? हरित लवक पत्ता में। और कार्य क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण में मदद। प्रकाश संश्लेषण में मदद। दूसरा जो इसका टाइप होता है वह कौन सा होता है? वर्णी लवक। वर्णी लवक जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। इसके कारण फूल एवं फल में रंग होता है। और इसका तीसरा टाइप है अवर्णी लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह रंगहीन होता है तथा कार्बोहाइड्रेट का संचयन करता है। पाया कहां पर जाएगा? तो उदाहरण में हो जाएगा आलू, कौमा, वृक्ष के जड़। वृक्ष के जड़ इत्यादि। इसके कारण होगा, इसके कारण फूल एवं फल में रंग होता है। सबसे नीचे लिखा गया यह रंगहीन होता है तथा कार्बोहाइड्रेट का संचयन करता है। उदाहरण में है आलू, कौमा, वृक्ष के जड़। वृक्ष के जड़। हो गया? हाँ, जेनेटिक्स कल का कंप्लीट हो गया है। जेनेटिक्स इवोल्यूशन कल उतना ही, आपके काम का उतना ही जेनेटिक्स था। वृक्ष के जड़ उदाहरण है, उदाहरण आलू। ठीक है, तो प्लास्टिड केवल कहां पर मिलेगा? पौधा में। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट किस रंग का है? हरा रंग का। तो पेड़ में हरा रंग केवल किसका होता है जी? पत्ता का। और हरा रंग क्यों है? पत्ता में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल पाया जाता है किस में? क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
ठीक है, तो ये पत्ता में पाया जाएगा और फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। वर्णी लवक, तो वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है ना। तो प्लांट में रंगीन चीज क्या होता है? उसका फूल और उसका फल, रंगीन यही ना दोनों होता है। तो फूल और फल में जो रंग है वो किसके कारण है? इसके कारण है, क्रोमोप्लास्ट के कारण है। अब उदाहरण की अगर बात करें तो एक सुना होगा आपने लाइकोपीन का नाम, सुने हो? इस लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो अगर हम आपसे पूछे बताइए लाइकोपीन जो है वो क्लोरो, क्रोमो या ल्यूको है, तो क्या कहोगे? क्रोमो है। अगर हम पूछे आपसे, एक होता है जैंथोफिल, क्या होता है? जैंथोफिल, इसके कारण अड़हुल के फूल में का रंग होता है, अड़हुल का जो फूल होता है उसका लाल रंग होता है, क्यों होता है? जैंथोफिल के कारण। तो पूछे आपसे कि जैंथोफिल क्या है, तो क्या कहोगे? क्रोमोप्लास्ट है। एक होता है कैरोटीन, कैरोटीन, इसके कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। तो पूछे कि कैरोटीन क्या है, तो क्या कहोगे? क्रोमोप्लास्ट है। तो जहां कहीं भी फूल और फल का रंग है वो किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट के कारण है, वर्णी लवक के कारण है। और तीसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूको का मतलब क्या होता है? रंगहीन, और प्लास्ट का मतलब लवक। अवर्णी, अवर्णी माने जहां कोई भी वर्ण नहीं है, कलर नहीं है। तो प्लांट में कलरलेस जो होता है वो दो ही चीज दिखता है, पेड़ का जो जड़ होता है वो रंगहीन रहता है, और जड़ के अंदर में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूसरा वृक्ष का जड़ हो गया, और आलू, आलू में भी क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू में जो कार्बोहाइड्रेट जमा रहता है वो अवर्णी लवक के कारण होता है। ठीक है, तो लवक केवल पौधों में, और इसके 3 प्रकार है, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। यहां नहीं लिखाएंगे, पादप जब पढ़ाएंगे ना प्लांट वहां लिखाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ ये खूब आता है यहाँ से क्वेश्चन, इसको आगे लिखना लिखाएंगे। जैसे मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सिसिन के कारण होता है, ये सब आगे लिखाएंगे। चलिए इतना हो गया लवक। और कौन सा बच रहा है उसमें देखिए तो? साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो, वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं सब, साइटोप्लाज्म का ही पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। गोल्जी बॉडी लिखिए, 2 लाइन में हो जाएगा गोल्जी बॉडी का। गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। इसका अगर पूछे खोज करता कौन थे? कैमिलो गोल्जी, इसके खोज करता है कैमिलो गोल्जी। इसका एक दूसरा नाम है, क्या है? ट्रैफिक कंट्रोलर कोशिका का। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के भीतर ये क्या काम करेगा? तो जो भी पदार्थ, जैसे कोशिका के अंदर ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ग्लूकोज गया, ठीक है, तो वो आपस में जहां जाना है वहीं जाए, बाकी के सेल ऑर्गेनल से जाके नहीं जुड़ जाए। इसका कंट्रोल कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इसलिए इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल, कोशिका का यातायात नियंत्रक। हो गया, खत्म हो गया ना साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद है केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अगर पूछे न्यूक्लियस का खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। आकार कैसा होता है? तो गोलाकार एवं डेंस्ड होता है, घनाकार होता है, गोलाकार एवं घनाकार, राउंड शेप, डेंस राउंड शेप स्ट्रक्चर, डेंस राउंड शेप स्ट्रक्चर। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल, या एक और नाम है इसका मास्टर ऑफ सेल। इसे कोशिका का मास्टर कहा जाता है, या कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, सब में रहेगा, केवल किस कोशिका में रहता है बताओ? प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में?
यूकैरियोटिक में। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, पता है ना। हाँ, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, खाली किस में होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। पौधा में भी होगा, जंतु में भी होगा, ठीक है। जैसे मान लो यह पौधा का कोशिका है, ठीक है, तो पौधा का ये जो सेल है ना, तो इसमें न्यूक्लियस बीच में नहीं रहता है, किनारे रहता है। और जो जंतु का कोशिका होता है उसमें न्यूक्लियस उसका एकदम कहां पर होता है, बीच में होता है। तो पादप कोशिका में थोड़ा किनारे और जंतु कोशिका के बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। कौन बताया था इसके बारे में, रॉबर्ट ब्राउन, आई थिंक 1831 या 1830 में बताया था सबसे पहले। इसमें कई सारे पार्ट हैं। अब इसी के अंदर में पाया जाता है क्या, डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए। तो डीएनए को एक और नाम से जाना जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। डीएनए का एक नाम क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ का मतलब जितना भी हम लोगों के पूर्वजों का इंफॉर्मेशन है वो सब हम लोगों के डीएनए के अंदर में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है डीएनए को, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म सभी को पता है इसलिए नहीं लिखेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, पता है ना। डीएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। कौन सा एसिड, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है डीएनए में, तो लिखाने का कोई जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म सबको याद होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को कहते हैं। डीएनए जो होता है यह कैसा होता है, तो द्विकुंडलित, अंग्रेजी में कहते हैं डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल। कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है, डबल हेलिकल। फिगर से हम लोग समझेंगे। इसका द्विकुंडलित का खोज किसने किया था, विल्किंसन, वाटसन तथा क्रिक। किसने किया था, विल्किंसन, वाटसन तथा क्रिक ने किया था। हो गया, किसने करा था, विल्किंसन, वाटसन और क्रिक। अगर आपसे पूछे डीएनए की खोजकर्ता का नाम लिख लीजिए, विल्किंसन, वाटसन तथा क्रिक। विल्किंसन, वाटसन, क्रिक। हो गया। इसके बाद है, अगर पूछे डीएनए की क्रियात्मक इकाई, मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, तो क्या कहोगे, जीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, जीन को कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का बना रहता है, हिस्टोन प्रोटीन तथा डी ऑक्सी राइबोज शर्करा का बना होता है। डीएनए में अगर पूछे आपसे नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन सा होगा, नाइट्रोजिनस बेस, तो याद रखना है इसमें होता है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और चौथा थाइमिन। हो गया, क्लियर। तो इतना हो गया, इसको समझ लेते हैं। देखो लिख लिए ना, इसको शॉर्ट में याद कर लेना, पूरा नाम याद नहीं ना होगा तो केवल याद कर लेना एजीसीटी। क्या याद कर लेना, डीएनए में होता है एजीसीटी,
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, शॉर्ट में याद रखना AGCT डीएनए होता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। डीएनए जो हम लोगों का होता है वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मतलब दो इस तरीके के धागे होते हैं और दोनों आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हो गया कि नहीं डबल हेलिक्स? तो डीएनए ऐसा दिखाई देता है, इसके बारे में बताया था विल्किंसन, वाटसन और क्रिक। ठीक है, डीएनए में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? भारत के थे हरगोविंद खुराना। लैब में उन्होंने बनाया था डीएनए का, में प्रोटीन सिंथेसिस को दिखाया था, हरगोविंद खुराना का। अब डीएनए में ये जो यूनिट दिख रहा है ना, इसी यूनिट को क्या कहा जाता है? जीन। क्या कहा जाता है? जीन। ठीक है, और इसी जीन के ऊपर में कैरेक्टर बैठे हुए होते हैं। इस जीन के ऊपर में जितने भी हम लोगों के शरीर के कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर बैठे हुए हैं, जैसे आंखों का रंग, बाल का रंग, त्वचा का रंग, ये सब इसी पर बैठा हुआ है। कहां पर? जीन पर। और जीन पर यह जो बैठा हुआ है इसे बायोलॉजिकल टर्म में एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील। जो भी कैरेक्टर हम लोग के बॉडी में है, जो डीएनए पर है, उन सबका नाम क्या रखा गया है? एलील। और यही जीन उठ करके माता पिता से संतान में चला जाता है। तो माता पिता, संतान जो होता है वो माता पिता जैसा दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण? एलील के कारण, जो कि जीन पर है। तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई कौन हो गया? जीन हो गया। डीएनए कैसा हो गया? द्विकुंडलित हो गया। अगर पूछा जाए किस प्रोटीन का बना हुआ है, तो प्रोटीन का नाम याद रखोगे। कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन। डीएनए में कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन। और अगर शुगर का नाम पूछ दे, कौन सा शर्करा है, तो शर्करा का नाम याद रखिएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर शुगर पूछा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर प्रोटीन पूछा, हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? और अगर पूछा जाए कि डीएनए में कौन कौन क्षार पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, तो याद हो गया AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चार इसमें पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अगर डीएनए आपसे पूछे कि किनका किनका अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ समझ रहे हो? जेनेटिक मटेरियल, मतलब यह किसमें किसमें गुण अथवा दोष को लेकर के जाता है, तो केवल दो जीवों में, जंतु में तथा पादप में। ठीक है, यह जंतु का और पौधों का अनुवांशिक पदार्थ है, वायरस का नहीं है। वायरस का कौन होता है? आरएनए। वायरस का आरएनए होता है। माने मनुष्य के अंदर जो भी गुण अथवा दोष जाएगा वो किसके माध्यम से जाएगा? डीएनए के माध्यम से। ऐसे हम लोगों में डीएनए आरएनए दोनों होता है, लेकिन हम लोगों का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, जबकि वायरस में डीएनए नहीं होता है, खाली क्या होता है? आरएनए होता है। ये भी क्वेश्चन कल था ना, ये भी क्वेश्चन कल था। क्या क्या था? कौन से वायरस का नाम था? इन्फ्लुएंजा वायरस क्या किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? केवल आरएनए से बना रहता है। चलिए, इसके बाद इसी में कंटिन्यू न्यूक्लियस में ही लिखिएगा आरएनए के बारे में एक दो पॉइंट। आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म सभी को पता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म पता है तो नहीं लिखा रहे, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में भी कौन सा एसिड पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए के बारे में यह याद रखना है, यह कैसा होता है? एक कुंडलित, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन है, तो सेम वही, कौन सा? हिस्टोन। अगर पूछा जाए इसमें कौन सा शुगर माने शर्करा है, तो कहोगे राइबोज शुगर। हिस्टोन, HISTON, हिस्टोन। शुगर कौन सा है? शर्करा, राइबोज शर्करा है, राइबोज शुगर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसमें नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से हैं, नाइट्रोजनी क्षार माने नाइट्रोजनस बेस, तो चार हैं इसमें भी। पहला एडिनिन, दूसरा गुआनिन, तीसरा साइटोसिन, चौथा यूरासिल। इसमें क्या याद रखोगे? AGCU। खाली उसमें थाइमिन है, इसमें यूरासिल है। अगर पूछे कि यह किसका अनुवांशिक पदार्थ है, तो वायरस का। यह अनुवांशिक पदार्थ अगर पूछा जाए किसका है, तो वायरस का है, विषाणु का।
विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ। चलो सेल खत्म, इतना याद कर लेना है इसमें बस, ठीक है। सेल खत्म, टिश्यू अभी लगभग कम कर देते हैं, कम से कम प्लांट टिश्यू अभी खत्म कर देंगे। 1 2 4 क्लास और मैक्सिमम, 3 से 4 क्लास और, नहीं टिश्यू का नहीं, ऑल का है। इसके बाद केमिस्ट्री खत्म हो गया। मैनेजमेंट से कहिएगा आप लोग, क्या बोले वो, नहीं उनसे कहिएगा, वो लोग करेंगे इसमें ना, दूसरे शिक्षक को वो लोग लाएंगे उसमें। हम्म। इसमें थोड़ा और पानी भरिए ना, ठीक है। ऊतक, ऊतक में डैश देकर लिए कोशिकाओं का समूह, ऊतक लिखिए फिर डैश देकर के लिखिएगा कोशिकाओं का समूह। हो गया, कोशिकाओं का समूह ऊतक। इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। ऊतक जो है इसके केवल 2 प्रकार हैं, एक पादप और एक जंतु, ठीक है। पादप ऊतक और दूसरा कौन है,
जंतु उत्तक, दो प्रकार के होते हैं। उत्तक का अगर आपसे पूछे कि खोज किसने किया था, तो मैंने आपको लिखाया था पहले ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में, किसने किया था इसका खोज? माल्फी जी। उत्तक का खोजकर्ता था माल्फी जी। ठीक है, तो उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, और फादर ऑफ टिश्यू कौन कहलाएंगे? माल्फिजी। ठीक है, माल्फिजी ने उत्तक का खोज किया था। अब उत्तक के दो प्रकार, पादप और जंतु। अब दोनों के टाइप्स अलग अलग हैं, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। तो पादप उत्तक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है विभोज्योतक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके कुछ प्रकार हैं। पहला प्रकार है इसका अग्र विभो, लिख देते हैं, समझ जाइएगा, विभोज्योतक, अग्र विभोज्योतक। अंग्रेजी में कहते हैं इसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है मध्य विभोज्योतक, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा होता है पश्च विभोज्योतक, पश्च विभोज्योतक लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभोज्योतक के बाद दूसरा होता है अस्थाई उत्तक, इसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। इसके दो प्रकार हैं, सरल अस्थाई, सिंपल परमानेंट, और दूसरा जटिल अस्थाई, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सरल अस्थाई के तीन हैं, पैरेनकाइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, और तीसरा एस्केलेरेनकाइमा। जटिल के दो हैं, जाइलम, और दूसरा फ्लोएम। हिंदी नाम भी बोलचाल में वही यूज होता है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा। हिंदी बड़ा खतरनाक है, लिखिएगा मृदुत्तक, दृढ़ोत्तक। हाँ यही, इसी को हिंदी में लिखे ना तो केवल इसी को लिखेंगे पैरेनकाइमा। हाँ, तो इसी को हिंदी में भी लिखेंगे ना तो ऐसे ही पैरेनकाइमा। और इसका शुद्ध हिंदी होता है मृदुत्तक, एग्जाम में देगा ही नहीं, लिखेगा पैरेनकाइमा ही लिखेगा। हो गया? कौन? ये वो तो छोड़ दीजिए, वो मृदुतक लिखा हुआ है, इसी का हिंदी नाम है पैरेनकाइमा। जो हो गया, चलिए इसको देखिए, समझिए फटाफट।
हो गया। देखिए विभोज्योतक और अस्थायी उत्तक दो प्रकार का पादप उत्तक होता है। विभोज्योतक को अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो दो भाग, इसका क्या मतलब हो जाएगा, विभाजन प्लस क्या हो जाएगा उत्तक, यानी वैसा उत्तक जिसमें क्या करने की क्षमता हो, विभाजन करने की क्षमता हो, उसको क्या कहते हैं विभोज्योतक। अस्थायी उत्तक किसे कहेंगे, जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होगी। तो वैसा सेल जो सेल डिवीजन नहीं कर सकता है वो है परमानेंट टिश्यू, और वैसा सेल जो सेल डिवीजन कर सकता है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब सेल डिवीजन कर लेता है तो किसमें बदल जाता है, परमानेंट में। ये पेंसिल है, मान लो यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक बार सेल डिवीजन कर लिया तो किसमें बदल गया, परमानेंट में। और जब परमानेंट में बदल जाएगा फिर यह सेल डिवीजन नहीं करेगा। समझ में आया। तो पहला भाग हो गया इसका विभोज्योतक। अब इस विभोज्योतक के तीन भाग, अब जैसे मान लो कोई इस तरीके का एक प्लांट बॉडी हम लोग लेते हैं, ये मान लो कोई प्लांट है, तो प्लांट का सबसे ऊपर वाला यह भाग जो है इसको अग्र विभोज्योतक कहेंगे। बीच का यह जो भाग हो गया यह मध्य विभोज्योतक हो गया, और साइड का यह जो हो गया यह पश्च विभोज्योतक हो गया। समझ में आ रहा है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, अग्र विभोज्योतक। जैसे पौधा का मान लो यह पत्ता है, तो पत्ता के ऊपर में एक नोड निकला रहता है ना छोटा सा, यह अग्र विभोज्योतक है। इसमें एक हार्मोन मिलता है ऑक्सिन, जिससे आप परिचित हैं, जिसे वृद्धिवर्धक हार्मोन कहते हैं, पौधा का कहते हैं ना। तो ये अग्र विभोज्योतक का अगर आपसे काम पूछें तो आप एक लाइन में कहोगे यह पौधा में किसकी क्या बढ़ाएगा, लंबाई को। पौधा में लंबाई बढ़ाने का काम किसका है, अग्र विभोज्योतक का है। दूसरा है मध्य विभोज्योतक, इसका काम क्या होगा, तो यह पत्ता जो होता है लीफ को सहायता देता है, लीफ को सहायता, ठीक है। यानी ये जो पत्ता है, इस पत्ता के बीच में देखिएगा ऐसे को डंठल, सूर्य के प्रकाश में देखोगे ना ऐसा को डंठल दिखेगा, यही होता है उसका क्या, मध्य विभोज्योतक। इट प्रोवाइड बेसल सपोर्ट टू लीफ, लीफ को बेसल सपोर्ट देगा। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो है वो ये है पश्च विभोज्योतक, ये क्या काम करेगा, तो पौधा में चौड़ाई को बढ़ाएगा। पौधा मिट्टी को मजबूती से पकड़ करके रखता है, तो किसके कारण रखता है, पश्च विभोज्योतक के कारण से रखता है। समझ में आया। तो पश्च विभोज्योतक का काम क्या हो जाएगा, मिट्टी को मजबूती से पकड़ करके रखना, पौधों में चौड़ाई को बढ़ाना। मध्य का काम क्या हो जाएगा, पत्ता को सहायता प्रदान करना। अग्र विभोज्योतक का काम पौधों में लंबाई को बढ़ाना। क्लियर है। अब आ जाओ दूसरा। तो विभोज्योतक मान लो कोशिका विभाजन कर लिया, लंबाई चौड़ाई जो बढ़ाना था बढ़ा दिया, तो यही किस में बदल जाएगा, अस्थाई में। और जब अस्थाई में बदल जाएगा तो याद रखना है कि अस्थाई में सेल डिवीजन, अस्थाई उत्तक में सेल डिवीजन एब्सेंट होगा, नहीं होगा। अस्थाई उत्तक में सेल डिवीजन नहीं होगा। अब अस्थाई के कितने टाइप हुए, दो, सरल और जटिल। सरल के कितने टाइप, तीन, पैरेन कॉलन स्केलेटन। तो पैरेन काइमा याद रखना है आपको, यह कहां पाया जाता है, पत्ता में, और मदद किसमें करता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में। और इकलौता प्लांट टिश्यू है जो कैसा होता है, मुलायम, सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। इस पैरेन काइमा को अगर आप इस सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ढेर सारा राउंड राउंड शेप का होगा। समझ गए, बहुत सारा राउंड राउंड शेप का होगा। और राउंड शेप बने होने का, जैसे मान लो ये पैरेनकाइमा क्या है, टिश्यू है ना, तो सेल से बना होगा। तो इसमें जो सेल लगा रहता है वो सब सेल कैसा रहता है, इस तरह का राउंड शेप रहता है। ठीक है। अब चूंकि राउंड शेप सेल है इसीलिए बीच में जगह बच रहा है कि नहीं, अंतःकोशिकीय स्थान। तो अंतःकोशिकीय स्थान इसमें पाया जाता है, इसीलिए यह कैसा होता है, मुलायम होता है। तो पौधा का मुलायम भाग केवल कौन है, पत्ता। पौधा में मुलायम तो केवल पत्ता होता है ना, इसलिए मुलायम होता है क्योंकि पत्ता के अंदर में पैरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा कहां पाया जाता है, तना में, स्टेम में। कहां पाया जाएगा, तना में, स्टेम में पाया जाएगा। और इसके अंदर में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है पेक्टिन। इसके अंदर कौन सा प्रोटीन मिलेगा, पेक्टिन प्रोटीन मिलेगा। और इसी का काम है पौधे को क्या प्रदान करना, लचीलापन। पौधे को लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट कौन कराता है, कॉलेनकाइमा। पेड़ को देखिएगा कि हवा बहेगा तो पूरा हिलेगा,
लेकिन टूटता है क्या? नहीं टूटता है, लचीला अवस्था में होता है। तो पौधे लचीले किस प्रोटीन के कारण बन पाते हैं? पेक्टिन। ठीक है, और ये कहां पर पाया जाएगा? कॉलेनकाइमा में। और कॉलेनकाइमा के कारण पौधे लचीले होंगे, और कॉलेनकाइमा तना के भीतर है, स्टेम के अंदर में है। क्लियर? स्क्लेरेनकाइमा इकलौता प्लांट का उत्तक है जो कैसा होता है? मृत। मृत होता है, डेड होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत होता है। और इसके अंदर में कौन सा प्रोटीन मिलेगा आपको? लिग्निन। कौन सा प्रोटीन मिलेगा? लिग्निन। कॉलेनकाइमा में पेक्टिन, पेक्टिन के कारण पौधे मुलायम, और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन, और लिग्निन प्रोटीन के कारण स्क्लेरेनकाइमा होगा कठोर। कठोर होगा, हार्ड होगा, हार्ड होगा, कठोर। ठीक है, और कहां कहां ये पाया जाएगा? तो स्क्लेरेनकाइमा का जो उदाहरण है वो लिख लीजिएगा, नारियल का छिलका। स्क्लेरेनकाइमा के उदाहरण में लिख लेना, नारियल का छिलका, मतलब हस्क ऑफ कोकोनट, जो जटा वाला नारियल के ऊपर का छिलका रहता है ना, वो क्या रहता है? स्क्लेरेनकाइमा। सूखे फलों का आवरण, ड्राई फ्रूट्स का कवर, सूखे फलों का आवरण। अखरोट देखिए, बादाम देखिए, उसके ऊपर में हार्ड रहता है, अखरोट का ऊपर वो क्या रहता है? स्क्लेरेनकाइमा रहता है। किसी भी बीज का बाहर का जो आवरण रहता है वो क्या रहता है? स्क्लेरेनकाइमा रहता है, और वो मृत होता है। समझ में आया? जाइलम फ्लोएम से आप परिचित है, इसलिए इसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जाइलम फ्लोएम लिखाए थे ना आपको पौधा में परिवहन चैप्टर जब पढ़ाए थे, तो जाइलम के बारे में मैंने 3 पॉइंट लिखाया था। पहला पॉइंट क्या था? बोलो, यह कैसा होता है? मृत। जाइलम के बारे में क्या लिखाया था? कैसा होगा? मृत। दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया था, किसका परिवहन करता है? यह जल का। तीसरा पॉइंट लिखाया था, इसका बहाव कैसा होता है? एक दिशीय। फ्लोएम के बारे में पहला पॉइंट लिखाया था, यह कैसा होता है? जीवित। किसका परिवहन करता है? ग्लूकोज का। इसका बहाव कैसा होता है? द्विदिशीय। कैसा? द्विदिशीय, बाई डायरेक्शनल। और थर्ड पॉइंट लिखा है, एक नोट में लिखा है इसमें, इसके चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसके सीब ट्यूब में, लिखाए थे ना। तो ये दोनों पहले लिखा चुके हैं, इसलिए यहां लिखाने की कोई जरूरत नहीं। इतना ही था प्लांट टिश्यू। ठीक है, अब एनिमल टिश्यू अगले क्लास में। इसको खूब अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। टिश्यू जैसे ही खत्म होगा ना, तो सेल और टिश्यू दोनों का कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा।